हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बेसिक्स जो भी था हमारा सर्कुलर मोशन का, वो सारा कुछ मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसको देखना। देन उसके बाद आज हम शुरू करेंगे इस वाले पार्ट में। हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सब पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज यार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और वीडियो को पूरा देख लिया करो। क्योंकि जब तुम पूरा देखोगे ना तो तभी यूट्यूब को लगता है कि हाँ ये वीडियो जो है वो सही है ना। तो नहीं तो फिर वीडियो यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं करेगा ना। तो ये चीजें होती हैं, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट होता है तुम्हारी तरफ से, जो मुझे चाहिए होता है। क्योंकि तुम्हें पता है कि यार नोट्स बनाने में, वीडियोस रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है ना। सबसे ज्यादा तो नोट्स बनाने में मेहनत लगती है, क्योंकि एक एक पॉइंट सारे कवर करने में। ठीक है, तो चलो अब आगे शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। इससे पहले का पार्ट हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो शब्द पे जाओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन होगा। देखो बात क्या होती है कि जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, ठीक है, ये अभी नाम को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी कहानी सुनो कि बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में चल रही है। ठीक है, इट्स स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, और इट्स की वेलोसिटी जो है वो बदल रही है। कैसे बदल रही है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो बदलती रहती है। तो ये बात तो मैंने बेसिक तुम्हें बताई थी कि डायरेक्शन बदलती रहती है। इसी की वजह से क्या होता है कि वेलोसिटी तो बदलती ही बदलती है। 100% वेलोसिटी तो बदलेगी। स्पीड बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती। इसी वजह से टू टाइप्स के सर्कुलर मोशन हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि स्पीड अभी कांस्टेंट है, मान लो। ठीक है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये किस, अब चेंज इन वेलोसिटी हो रही है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी है तो फिर एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन की वजह से, और वो कौन सा एक चेंज है, डायरेक्शन वाला चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जैसे ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर एक कोई बॉडी है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो उसके पास ये रही वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का बदलाव ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अब हमने कहा कि भाई आप अगर अलग अलग पोजीशंस पे जाओगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलेगी ही बदलेगी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने की वजह से, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने की वजह से ही वेलोसिटी बदलती है। तो ये जो डायरेक्शन बदल रही है, क्यों बदल रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब पता क्या है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको ऐसे याद कर लो कि सेंटर इसे प्यारा है, पी फॉर प्यारा। ठीक है, सेंटर प्यारा है, इसीलिए क्या होता है, ये सेंटर की तरफ होता है। क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है। बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो समझ गए इस बात को कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से ही क्या होता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी कई सारे एक्सेलरेशन पढ़ने हैं हमें, किस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी की क्या चीज बदलती है, ये मैटर करता है। ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, और वेलोसिटी चेंजेस। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये हमेशा क्या है कि वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है। देखो तो अलोंग द, ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, ये हमेशा रेडियस के अलोंग है, और रेडियस के अलोंग है। तो भाई, और मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी जो बनाते हैं अलोंग द टेंजेंट बनाते हैं। तो जो टेंजेंट होती है वो तो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, ये चीज ना एकदम से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए माइंड में। तभी आप अगर ऊपर ऊपर से रट लो, सिर्फ फॉर्मूले रट लो, तो उससे कोई फायदा नहीं है।
एकदम क्रिस्टल क्लियर तो क्रिस्टल क्लियर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। ये फॉर्मूले याद रखने, दो फॉर्मूले हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r और ओमेगा स्क्वायर r। r क्या है, रेडियस हम जानते हैं, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ये जो लीनियर वेलोसिटी मैंने ऐसे बना रखी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब हमने कल पढ़ाया था तुम्हें। हमारी ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द, टुवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, ठीक है, रेडियस के अलोंग चल के क्या होते हैं, सेंटर की तरफ होती है। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी, और उसके बाद हम यहाँ पे डायमेंशंस की बात करें तो फिर यहाँ पे तो वही हो जाएगा हमारा LT-2, ठीक है। ओके, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस पे बेस्ड, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ ऑफ अ टिप ऑफ फैन ब्लेड। जैसे पंखा चलता है ना, पंखा पंखा चलता है तो पंखे में क्या होता है कि बीच में ऐसे गोल सा वो होती है जिसमें सारा उसका मोटर वोटर होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके ये 3 ब्लेड्स लगे होते हैं, है ना, ऐसे करके 3 ब्लेड्स लगे होते हैं। तो इस टिप ऑफ द फैन ब्लेड, अब ये घूमेगा, अगर पंखा जब घूमेगा तो ये जो टिप है, ये इसकी टिप तो सर्कुलर मोशन ही कर रही होगी ना, तो इसी का हमें बताना है। तो बोल रहा है कि इसका ये 0.03 मीटर इन डायमीटर, यानी कि इसका इतना पार्ट, ये वाली चीज पूरी जो है वो 0.3 है, उल्टा हो जाती है 0.3, ठीक है, 0.3 डायमीटर है और रोटेटिंग विद द 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब मुझे ये बताओ जल्दी से, ये 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट लिखा है, ये क्या चीज है, 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये क्या चीज दी गई है, बताओ जल्दी क्या है ये। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है। कैसे पहचाना हमने, कि भाई हमें यहाँ पे रिवोल्यूशन लिखा था इसलिए पहचान लिए कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओमेगा नहीं दिया हुआ है। अब तुम ऐसे सोचोगे ना क्वेश्चन में, तो यार ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले बताए थे, v स्क्वायर अपॉन r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। चलो लीनियर वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसका मतलब इसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमने चूज कर लिया कि AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r। अगर तुम्हें ये वाली बात नहीं पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ये रिवोल्यूशन पर मिनट में होती है, और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर मिनट लिखी होती, तब ओमेगा होता वो, ठीक है। तो इसका मतलब, तो तुम यहाँ पे गलती हो जाती ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये, मुझे अगर ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो फिर मैं इसका 2 पाई में मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अभी चलो, ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये रही फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ओमेगा मेरा क्या आ जाएगा, 2 पाई तो है ही, एफ कितना दे रखा है 1200, पर ये किस में है, मिनट पर मिनट में है, तो मैंने 60 का इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये चीज मेरी क्या हो गई, ओमेगा। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे रख लेंगे इसको, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2 पाई इंटू 1200 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 2 पाई इंटू 1200 अपॉन 60। अब तुम सोच रहे हो कि मैं इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही, ये 2 पाई का और इन सब का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही अभी, अरे कर लूंगी, टेंशन मत लो, क्योंकि एक बार देखो, हाँ ये डायामीटर दे रखा था, डायामीटर मुझे कितना दे रखा था 0.3, तो रेडियस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका आधा, रेडियस क्या हो जाएगा 0.15। कैसे कर लिया, अरे ऐसे सोच लो ना, पीछे पॉइंट के पीछे 30 है, तो पॉइंट के पीछे 30 का आधा 15 कर दो, ठीक है। और अब आती है रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0.15, ठीक है। अब देखो तुम, अगर तुम पहले से ही मल्टीप्लाई करने के चक्कर में फंस जाओगे ना, तो फिर कैलकुलेशन में टाइम भी तो लगेगा, 0 से 0 कट गया, देखो 2 0 काट दिए मैंने सारे, इस 6 से ये काटोगे तो ये 2 बार, इस 6 से ये काटोगे तो ये 2 बार, ठीक है। अब देखो तुम, नीचे का पोर्शन सारा खत्म हो गया, अब डिवाइड करने वाली तो कोई चीज बची ही नहीं, तो तुम्हारे पास AC क्या बच रहा है, देखो 1 2 2 3 4, 4 2 है, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये 16, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जीरो ये रहा और एक जीरो ये रहा, तो 1600, फिर पाई स्क्वायर इंटू 0.15, ठीक है। तो अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसका फाइनल आंसर
क्या लिख सकते हैं हम? ये देखो, इसके 2 जीरो से इसके ये पॉइंट हट जाएंगे, तो 15 इंटू 16 करेंगे 240 पाई स्क्वायर। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेशन लेके किसके इक्वल लिख सकते हो? 10 के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। तो 10 के इक्वल लिख सकते हो, तो 2440 अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पाई स्क्वायर को तुम लगभग लगभग 10 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला था कि अंडर रूट जी जो होता है उसको आप पाई के इक्वल लिख सकते हो अपनी कैलकुलेशन के टाइम, ठीक है। तो चलो, इससे पता क्या होता है कि इससे हम लंबी कैलकुलेशन से बच जाते हैं, और अगर हमारे ऑप्शंस आसपास के हैं तो हम उस हिसाब से टिक कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि टू पार्टिकल्स हैं ए और बी, वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। दैट एक्चुअली इसका एक फिगर है, वो मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ पहले, ठीक है। एक ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे, फिर उसके बाद ये इसमें मैं फिगर यहाँ पे ले नहीं पाई हूँ, लेकिन क्वेश्चन में फिगर हमारा दिया हुआ था इसी तरह से कि ये है ओरिजिन, और यहीं पर हमारे पार्टिकल ए और पार्टिकल बी रखे हुए हैं, ठीक है। पार्टिकल ए और पार्टिकल बी रखे हुए हैं, पार्टिकल बी इधर चल रहा है और पार्टिकल ए इधर चल रहा है ना, जिसने बोला है ना कि अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द सर्कुलर पाथ पर चलेंगे, ठीक है। ए की जो हमारी ए की जो स्पीड है वी ए, दैट इज 0.7 मीटर पर सेकेंड, और बी की जो है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया है। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द टाइम व्हेन दे कोलाइड, वो बताओ कि वो ये कब कोलाइड करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये बी वाला इधर से जाएगा और यहाँ पे, और ए वाला इधर जाएगा, इधर टकरा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए वाला देखो स्लो चल रहा है, ए वाले की स्पीड कम है और बी वाले की स्पीड ज्यादा है, तो ये लगभग लोग ऐसे कहीं पहुंच जाएगा, और फिर ये मतलब मैं तो ये अपने माइंड से बना रही हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस से भी तो चीजें समझ में आती है ना, कि बी की स्पीड ज्यादा है तो फिर भाई वो चीज वो डिस्टेंस ज्यादा चलेगा, ए कम चलेगा। तो मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो टी टाइम बाद एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो लेट ए एंड बी कोलाइड कोलाइड आफ्टर टाइम टी, ठीक है। टी टाइम बाद एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो वो चलेंगे तो इसी के अलोंग ना, इसी के अलोंग तो चलेंगे, ये सरकमफेरेंस जो है इसी के अलोंग चलेंगे, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ठीक है। तो पाथ कवर्ड अलोंग सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के अलोंग जो पाथ कवर्ड हो रहा है बाई बाई ए, ए क्या, ए कितना कवर करेगा? अब तुम बताओ, बेसिक सा चीज है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड इसकी 0.7 इंटू टाइम क्या मान लिया मैंने? टी। और बी कितने, बी ने क्या पाथ कवर किया, कितना पाथ कवर किया? 1.5 इंटू टी, ठीक है। अब तुम सोच लो, मान लेते हैं कि ये 1.5 इंटू टी इतनी डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है। ये जो मैंने सरकमफेरेंस के अलोंग, और ए जो ट्रेवल करके आ रहा है वो ये यहाँ तक है ऐसे। तो अगर मैं ए का ट्रेवल किया हुआ सारा पाथ और बी का ट्रेवल किया हुआ, इन दोनों को जोड़ दूं और इसको इसके 2 पाई आर के इक्वल रख दूं, तो फिर इक्वल हो जाएगा ना, वही होगा। तो क्या होगा कि हमने क्या किया, 0.7 टी प्लस 1.5 टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, क्योंकि वो दोनों ही क्या कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ पर ही चल रहे हैं, इसलिए तो मैंने इनका टी कॉमन ले लिया, तो 0.7 2.2 आ गया, ऐसे समझ लो मैंने क्या किया, ऐड कर दिए है ना। 0.7 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 2 पाई आर, कितना है? रेडियस हमें यहाँ पर नहीं दिया है ना, रेडियस नहीं दिया है, एक्चुअली क्वेश्चन में दी हुई थी, मैंने फिगर, मैंने बताया ना, मैंने फिगर इस पे बना नहीं पाया था, तो इसकी 5 मीटर इसकी रेडियस दे रखी थी, ठीक है, क्वेश्चन में। तो हम रेडियस की जगह क्या रख देंगे? 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, टी इंटू ये 2.2 हो जाएगा, है ना। 7 और 5 12, 2 कैरी 1, ठीक है। 1 और 2 ऐड करके 2.2 हो गया। देन उसके बाद इधर 10 पाई, अब तुम आगे इसको सॉल्व करोगे, अगर मैं इस साइड कर लेती हूँ,
ठीक है, तो टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू क्या हो गया 10 पाई अपॉन 2.2। अब तुम मुझे ये बताओ पाई की मुझे क्या वैल्यू रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कॉमन सेंस, क्या रखनी चाहिए? क्या 3.14 रखनी चाहिए? नहीं, इस टाइम पे तुम पाई की वैल्यू रखो 22/7। ऑब्वियसली हम जानते हैं ना 22/7 होती है, 3.14 होती है। 22/7 रखने को क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे 2.2 है, उससे आसानी से कट जाएगा। तो 10 इंटू 22/7 और यहाँ पे 2.2। ठीक है, अब इसका इसका ये पॉइंट नीचे गया तो ऊपर 0 आ गया, और फिर उसके बाद इस 22 से ये 22 कट गया, तो आंसर क्या आया? t इज इक्वल टू आ गया 100/7। ठीक है, 100/7 सेकेंड्स हो गई। तो बाकी अगर हो तो इसे और सॉल्व कर लेना, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अगला क्या पूछा है कि हमने टाइम बता दिया कि टाइम व्हेन दे कोलाइड, फिर उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन ऑफ बी जस्ट बिफोर इट हैपेंस, मतलब जब ये टकराएंगे तब हमारा एक्सलेरेशन क्या होगा, बी का एक्सलेरेशन क्या होगा, ये बताना है। तो तुम क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ही देखो, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा है, कांस्टेंट स्पीड्स के साथ मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ये बी वाले की तो एक्सलेरेशन पूछा है, तो अगर टी टाइम बाद अगर मान लो कि यहाँ जाके ये ए और बी टकरा जाते हैं, तो ये जो बी है वो हमेशा हर जगह 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा था। ठीक है, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा था, तो एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकालेंगे हम। क्यों? क्योंकि एक तो स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड तो कांस्टेंट पर डायरेक्शन तो बदल रही है। अब अगर डायरेक्शन बदल रही है तो किसकी वजह से बदल रही होगी? कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा बस अभी इसके पास। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही निकालना पड़ेगा मुझे। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर इसकी स्पीड बदल रही होती तो क्या होता, तो वो मैं आगे समझाऊंगी कि अगर इसकी स्पीड बदल रही होती तो और क्या होता। ठीक है, तो और कोई और एक्सीलरेशन भी आता था। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि देखो ये वेलोसिटी थी, वेलोसिटी के पास स्पीड और डायरेक्शन, सॉरी हाँ स्पीड और वेलोसिटी है। ठीक है, ये पता बार बार मैं क्यों बोलती हूँ, ये स्पीड है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें हैं। डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है इसको, तो ये डायरेक्शन तो चेंज होगी, हर वक्त चेंज होगी, तो किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसी में मास का मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ और कोई फोर्स एक्सेलरेशन नहीं है। अगर स्पीड बदल रही है तो फिर अभी आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो अभी मैं ये हटा देती हूँ। तो एकदम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तभी हो पाएंगी जब तुम हर बार बार चीजों को रिपीट करो, रिलेट करो, तभी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। मैं तुम्हें इसलिए ये बता रही हूँ कि क्यों हम यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्यों हम ये नहीं लगा रहे कि एंगुलर एक्सेलरेशन वाला नहीं लगा रहे, क्यों हम ये नहीं लगा रहे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी अपॉन डी क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि भाई स्पीड बदल नहीं रही, तो डीवी अपन dt लगाने का मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि वेलोसिटी थोड़ी ना बदल रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है सिर्फ, और डायरेक्शन कौन बदलता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बदलता है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या दे रखी है मुझे? 1.5, बी के बारे में बात की रहे हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और रेडियस क्या थी? रेडियस 5 मीटर है ना, इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 5 से ऊपर काट दूंगी तो 1.5 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये हो जाएगा 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मैंने तुम्हें बताया, अभी चलो ये सारी चीजें जो ये है यहाँ से इनको हटा देते हैं, हम तुम्हें पहले समझाते हैं उसके बाद। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था? हमारी स्पीड चेंज होती थी, स्पीड चेंज होती थी, है ना, स्पीड चेंज होती थी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था? नॉन यूनिफॉर्म टर्म आ गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पर मेरी स्पीड जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो स्पीड चेंज होगी तो इसका मतलब स्पीड बदल रही है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम तो बस था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलना, लेकिन अब तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, तो कौन बदलेगा इसे?
नया एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। वो हम देखेंगे कैसे होगा। तो मैंने कहा कि कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियली वो इस पोजीशन पे है, ठीक है, ये पोजीशन मैंने नाम दे दिया ए पोजीशन, ठीक है, और फिर उसके बाद वो पहुंच के यहाँ ये ए से बी पहुंच जाता है, ठीक है, ए से बी पहुंच गया। अभी से हटा देती हूँ। तो ए पर अगर मैं इसकी कहूँ कि वेलोसिटी मान लो कि v1 है, और बी पर इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो कि v2 है। अब मैंने कहा ना कि स्पीड चेंज हो रही है, तो स्पीड अलग अलग लिख दी मैंने, v1 और v2 लिख दी, और यहाँ पे ये रेडियस वेक्टर है, ये तो यही रहेंगे। डायरेक्शन तो चेंज होती ही होती है, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा लगता ही रहेगा। किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल, सेंटर प्यारा है तो सेंटर की तरफ ही मूव करता है ये। किसी को कोई प्यारा होता है तो वो उसी की तरफ देखता है ना, तुम तो समझ रहे होगे तुम लोग, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये स्पीड भी चेंज हो रही है। तुम्हें, अगर तुमने मेरे से मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने वहां पे बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने वहां पे बताया था कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी इंक्रीज करेगा, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर यही वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये ठीक है, ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है। बात छोटी है लेकिन बहुत सारे बच्चों की क्लियर नहीं होती है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल पर, अगर वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री के एंगल पर कोई एक्सेलरेशन है तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, बट डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर तुम अभी इतनी देर से देख रहे हो, जो मैं इतनी देर से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात किए जा रही हूँ, जो कि परपेंडिकुलर ही तो था, देखो इधर हमने इधर पढ़ा था, तो ये इधर वेलोसिटी ये रही और इसके परपेंडिकुलर ही तो है, तभी तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ही बदल पाता है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद, अब यहाँ पे आते हैं, अब तो स्पीड भी बदल रही है यानी कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो अब तुम्हें क्या होगा कि यहाँ इसी डायरेक्शन के अलोंग अगर बढ़ता हुआ मान लू मैं तो कि एक और एक्सेलरेशन है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये मत सोचना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा ये इस v की ही डायरेक्शन में होगा, हो सकता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में इस तरफ बना दूं, मतलब वेलोसिटी मैंने इधर बनाई, फिर से बनाती हूँ, ये वेलोसिटी मान लो मैंने वेलोसिटी इधर बना दी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है वेलोसिटी के, स्पीड के, ठीक है। बट हो क्या रहा है, क्यों ऐसा अगर होगा तो फिर क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा कि इसकी स्पीड जो होगी वो कम होने लगेगी। मैंने बताया ना ये कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नीट्यूड कम होने लगेगा, तभी तो स्पीड कम होने लगेगी, ठीक है। आई होप कि तुम पकड़ पा रहे होगे पॉइंट्स को। अब देखो, मैंने कहा कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डायरेक्शन जो चेंज होती है, चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस। क्यों, क्योंकि अलोंग द रेडियस होगा तभी तो वो परपेंडिकुलर रहेगा, और परपेंडिकुलर रहेगा अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन ही बदल पाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं ऐसे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी कि मैग्नीट्यूड अगर है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड, यानी कि स्पीड, ये जो चीज है ये चेंज किसकी वजह से होती है, चेंज ड्यू टू द एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट। मतलब अब ये जो मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड है वो खुद इस तरह से उसकी डायरेक्शन ऐसे ही तो रहती है अलोंग द टेंजेंट, तो जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग होगा उसी की वजह से ही बदल पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट के अलोंग होती है, या तो इधर की तरफ होगी या फिर इधर की तरफ होगी, ठीक है, टेंजेंट के अलोंग होती है। अब जब टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया इधर इस लाइन के अलोंग है वेलोसिटी, तो इसी लाइन के अलोंग देखो, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी, इसी लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन है, तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की लाइन लाइन सेम है, डायरेक्शन सेम होना अलग बात होती है, लाइन सेम होना अलग बात होती है, ठीक है। देखो एक ये लाइन और ये मतलब पैरेलल है ना, ये देखो ये दोनों पैरेलल है ना,
वो बात अलग है कि अभी सेम डायरेक्शन है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। तो वही वाली चीज है कि जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलाउ होगा वही एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको बदल रहा होगा, इसीलिए उसका नाम क्या देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसलिए हम पढ़ते हैं आगे कि हमारे पास होता क्या है। मैंने देखो थोड़ी मैंने चीजें इस बार पहले से इसलिए लिख ली है क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा है और फिर क्वेश्चन भी करने हैं, तो थोड़ा हम जल्दी तब भी कवर कर लेंगे, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो अब हमारे पास दो एक्सेलरेशन हो गए ना, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन जो रेडियस के अलोंग था, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, कुछ भी बोल दो। नॉर्मल वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऐसे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि अलोंग द टेंजेंट था, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें मिटा देती हूँ तुम्हारी, ठीक है, अभी इनको भरेंगे। अब देखो ये क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, दो फॉर्मूले, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम मोशन इन वन डायमेंशन में तुम पढ़ते थे, क्या, डीवी अपॉन डी, वही वाले फॉर्मूले हैं, वही वाले फॉर्मूले मोशन इन वन डी वाले फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा एक बात था, वेलोसिटी तुमने यहाँ पे जब तुम सर्कुलर मोशन में आ गए तो v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ने लगे थे कि नहीं, है ना। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा आर अपॉन डी टी, अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकती हो कि नहीं लिख सकती। अब तुम एक बात बताओ, ओमेगा और आर में, आर क्या है, रेडियस, रेडियस तो कांस्टेंट ही है ना, तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, आर बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी रह जाएगा। तो वही चीज तो लिखनी है कि आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। इससे अब डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या था, याद करो, याद करो, पार्ट वन अगर तुमने देखा होगा तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या था, अल्फा। तो आर अल्फा इज द फॉर्मूला। लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि ये फॉर्मूला आर अल्फा करके कभी बात मत करना, जैसे मैंने वेलोसिटी के लिए बोला था कि वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा आर याद करना, कभी भी आर ओमेगा याद मत करना, क्यों, क्योंकि वेक्टर वाली वो दिक्कत आती थी। तो ओमेगा, सॉरी, अल्फा आर याद करेंगे हम इसे, क्यों याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ए टी वेक्टर है, तो अगर हम इसको अल्फा क्रॉस आर ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अब नेट एक्सेलरेशन यहीं पे अगर मैं फिगर पे बनाऊं तो देखो, एक एक्सेलरेशन ये सेंटर की तरफ और एक एक्सेलरेशन ये, तो दो एक्सेलरेशन जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियसली मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा, नेट निकालना पड़ेगा। और नेट में अगर निकालूंगी तो फिर ऐसे आएगा ये नेट, ठीक है, ये आ गया ए नेट, ठीक है, ए नेट आ गया। तो ए नेट में कैसे लिख दूंगी, अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं उनका रिजल्टेंट है बस, और कुछ थोड़े ना है। ये रेडियल रेडियल वेक्टर लिख दो, ए आर लिख दो या फिर ए सी लिख दो, है ना, सेंट्रीपिटल ही है, अलग नहीं है कुछ भी। चलो ए आर ही लिखा रहने देती हूँ, प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये ए आर पे लिख दिया है, यहाँ पे ए एन लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये ए आर लिख दो या फिर ए सी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं इसलिए ए आर लिखा है, सेंट्रीपिटल बोलेंगे तो सी लगा दिया है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो मूव करता है एक सर्किल में, उसकी रेडियस क्या है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर एट द स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। देखो देखो देखो, स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब पता है तुम्हें क्या हो रहा होगा, इसका मतलब मैं जल्दी से एक गोला बना के बताती हूँ तुम्हें। ये गोला हो गया मेरा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये हो गया मेरा पार्टिकल, इसकी रेडियस भी बनानी पड़ेगी, लो रेडियस बना दी, और रेडियस के अलोंग यहाँ पे मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बना दिया, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बना दिया। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इधर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाई, लेकिन ये वेलोसिटी जो है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अभी यही लिखा होता कि स्पीड इज यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, तो मैं ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर ना बना के ऐसे बनाती,
ठीक है, इधर ऐसे करके बनाती एटीएस। ठीक है, कब बनाती, जब यहाँ डिक्रीजेस लिखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड बदल जाती है 4 सेकंड में। अरे ये तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे बताओ, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे तुम बेसिकली। तुमने मेरा अगर क्लू पॉइंट पकड़ा हो तो मैंने तुमसे कहा था कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी सारी बातें जो बिल्कुल कैसी हैं, मोशन इन 1D जैसी, मोशन इन 1D वाले तरीके से लगा दो। तो ऐसे समझो ना कि स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो हम, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अरे वही लगना है। ठीक है, कितनी हो गई 4, पहले कितनी थी 2, प्लस ए पता नहीं है, फिर टाइम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो 4a इज इक्वल टू 4 - 2 यानी कि 2, तो a इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, क्या आ गया ये मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की सारी बातें किससे मैच करती हैं, हमारे मोशन इन 1D से। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा मोशन इन 1D से मैच करता है। अच्छा, मतलब मैच, मैं ये मैचिंग मैचिंग से क्यों बनाती हूँ, क्योंकि भाई जब बहुत सारी चीजें होती है ना तो आपको रिलेशन बना के करना पड़ता है। अब तुम्हारे पास एटी आ गया, अभी अभी तुम्हें एटी का फॉर्मूला मैंने दिया था अल्फा आर। ठीक है, पीछे लिखा था अल्फा आर। ठीक है भाई, तो अल्फा निकालना है तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एटी बाई आर। एटी क्या है 0.5, आर क्या है 0.5, रेडियस भी 0.5, तो अल्फा क्या आ गया 1। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लगाएंगे बच्चों। ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि ए कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर कर्व दैट हैज द रेडियस ऑफ 50 मीटर। ठीक है, रेडियस मुझे मिल गई 50 मीटर। इसकी स्पीड जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है एंड इज इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ रही है, एट यूनिफॉर्मली एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी स्पीड अभी 16 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड दे रखी है और वो बढ़ रही है। ठीक है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है एट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि ये तुम्हें क्या दे रखा है, ये चीज क्या है, ये है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पहली बात ये एक्सेलरेशन है, ये कैसे पता चला, इसकी यूनिट देखकर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। टेंजेंशियल है, ये कैसे पता चला, अरे स्पीड को बढ़ा रहा है, देखो स्पीड इज 16 और ये बढ़ रही है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इस, ये क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही तो स्पीड को बदलता था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट इट्स इंस्टेंट। अब तुम, अब तो तुम्हारे साथ हमारे साथ क्या होता है, यार ये तो एक्सरेशन दिया ही है, फिर से एक्सरेशन पूछा है, मतलब क्या है, पूछना क्या चाहते हो वो एक मीम नहीं है, कहना क्या चाहते हो, यही वाली फीलिंग आ रही है कि कहना क्या चाहते हो भाई, तुमने दे तो दिया एक्सरेशन फिर से पूछ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन कितना खुरापाती है, मतलब ये नहीं सोच रहा कि बच्चों को आसानी बनाने के लिए मैं लिख दूं कि नेट एक्सरेशन, नहीं कहीं नहीं रहा नेट एक्सरेशन, वो सिर्फ एक्सेलरेशन लिख के दे रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सेस नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और नेट एक्सेलरेशन क्या था बताओ जल्दी से, मैंने बताया था तुम्हें, नेट एक्सेलरेशन हमने ऐसे करके निकाला था अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा चलो मैं यहाँ पे ये मैंने ये लिखा था ये, अब तुम बाद में कंफ्यूज ना हो, चलो इसको आर कर को सी ही कर देते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल, ठीक है, इसको सी ही कर देते हैं, सेंट्रीपिटल है। फिर भी मैंने बता दिया था ए सी हो ए आर हो एक ही बात है। ठीक है, तो समझ गए ना, ये इन दोनों का रिजल्टेंट, ये एसी ये रहा, एटी ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये नेट रिजल्टेंट भी पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इसने सेंट्रीपिटल पूछा होता तो लिखता साफ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, नहीं लिखा है और ऐसे बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले एटी तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए इसके लिए, तुम्हें एट ये तो दिया हुआ है। अब AC कैसे निकालोगे, AC तो ऑब्वियसली वी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल दोगे। V कितना है, V कैसे निकालेंगे हम बताओ, V कितना दे रखा है मुझे,
v हमारे पास अभी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 16 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब वेलोसिटी की जगह पर ये 16 इंटू 16 रखेंगे। रेडियस मुझे कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 अपॉन 50। ठीक है, तो ये मेरा AC आ गया और 80 मेरे को दिया ही हुआ था। तो अब ए नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर यानी कि 256 अपॉन 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 80 क्या है, 8 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने में तो कुछ आसान सी ट्रिक है नहीं है, तुक्का उक्का मारना पड़ेगा। मतलब तुक्का भी तमीज से मारा जाता है, ऐसे नहीं कि हाँ हवा में मार दिया। मतलब 50 से अप्रोक्सीमेट देखो कि ये कितनी बार कट रहा है। देखो अगर मैं इस 256 को लगभग 250 मान लूं, 250 मान लूं तो ये कितनी बार कट सकता है, 0 से 0 कट गया, ध्यान से पकड़ना, और 5 से ये कट गया 5 बार, तो यानी कि 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 और 256 में अगर ये 255 मान लिया जाए तो ये 51 बार समथिंग जा सकता है। ठीक है, तो ये 51 का स्क्वायर लगभग और प्लस 8 का स्क्वायर। देखते हैं हमारे इसे, मतलब मैं उस तरीके से कैलकुलेशन करने की पूरी कोशिश करती हूँ जिससे कम एफर्ट्स में हमारे आंसर के करीब हम पहुंच सकते हैं कि नहीं। अब ये 51 का स्क्वायर है, अगर मैं इसे 50 का स्क्वायर मानू तो ये क्या हो जाएगा 2500 प्लस 8 का 8 8 जा 64। तो देखते हैं अंडर रूट 2564 आ रहा है ना। तो अंडर रूट 2564 को कैलकुलेट करते हैं जरा एक बार। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे थोड़ी ये वाली 51 नहीं आएगा, 5.12 समथिंग आएगा है ना उसका स्क्वायर। तो इसको मैं अगर 5 का स्क्वायर मान लूं, मतलब 5.12 को 5 मान लूं, मतलब मैंने 51 कर दिया था, दैट इज द रॉन्ग 5.1 समथिंग है ना। तो इसको 5 का स्क्वायर मानेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 और 64 ऐड करो जरा, 25 और 64 ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो कि कितना आएगा, अंडर रूट 89, और ये लगभग 9.4 के आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और तुम्हें पता है, और जो इसका बुक में आंसर है वो दैट इज 9.5। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेशन ले लेके कैलकुलेशन तक फाइनली पहुंच सकते हैं। तो हम अप्रोक्सीमेशन तक आंसर ले आए, तो आंसर हमारा वही 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हल्का हल्का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर वेरीज विद टाइम एज v इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, वेयर टी इज इन द सेकेंड और v जो है मीटर पर सेकेंड में है, फाइंड द रेडियल टेंजेंशियल और नेट एक्सीलरेशन। रेडियल मतलब वही अपना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल मतलब at और ये an, ये हमें निकालना है। तो हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो बिल्कुल अपना मोशन 1D जैसा ही होता है, तो dv अपॉन dt। v क्या दे रखा है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो 2t हो जाएगा। ठीक है, अब 2t हो गया हमारा एट 2 सेकेंड बोला था। ठीक है, ये कब बोला है, एट 2 सेकेंड। तो 80 यहां से मुझे क्या मिल जाता है, 2 × 2 रख दोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आगे कि 80 तुमने निकाल लिया, यहाँ एक काम खत्म हो गया पहला। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे कि AC के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल v स्क्वायर अपॉन r करना होता है। ठीक है, तो v क्या है मेरा, v क्या है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, v इज इक्वल टू, अगर v देखा जाए तो वो क्या है, टी स्क्वायर। तो t टाइम मुझे 2 सेकेंड दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे अपॉन r कितना है 2 मीटर, तो 4 4 जा 16/2 यानी कि ये 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ए नेट निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट AC कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 8 का 64 प्लस 4 का 16, 6 और 4 10, 1 कैरी 80, अंडर रूट 80 लगभग आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, अंडर रूट 80, तो लगभग ये 9 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 81 जो है वो 9.9 करके हो जाएगा 81, तो 9 से थोड़ा सा कम रहेगा है ना, 8.9 8.8 ऐसे करके आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। ओके,
नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन देखूं कि इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट, दो सैटेलाइट हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, उनकी रेडियस है R1 और R2, और R1 जो है वो छोटी है R2 से। इफ द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ सैटेलाइट आर सेम, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, यानी कि ओमेगा जो है वो दोनों का सेम है। और ऐसे समझ सकते हो दोनों का अगर मैं फिगर बनाऊं तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ऐसे देख लो कि R1 छोटा है ना, तो ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। एक सैटेलाइट ये घूम रहा है, एक सैटेलाइट ये घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा दोनों का सेम है, तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा? तो एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा के टर्म्स में? जो चीज सेम है, क्वेश्चन में जो चीज सेम दी गई है, रिलेशन जब भी निकाले जाए, रेशियो जब भी निकाला जाए, तो इस बात पे पूरा ध्यान रखना होता है कि जो चीज सेम दी गई है उस चीज का को इन्वॉल्व करते हुए फॉर्मूला पकड़ना है। ओमेगा सेम दिया है तो ओमेगा को सेम रखते हुए फॉर्मूला पकड़ो, तो इसीलिए ताकि वी स्क्वायर अपन आर वाला फॉर्मूला नहीं पकड़ना है, क्योंकि इसमें वी के बारे में तो बात ही नहीं की गई। तो यहाँ पे ओमेगा के बारे में बात की गई है कि वो सेम है, तो ओमेगा स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला पकड़ेंगे। तो ओमेगा, अब ये चीज क्या है, सेम की वजह से ये हट जाएगा, तो ए सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के आ जाएगा। अगर यही तुम बी स्क्वायर अपॉन आर वाला पकड़ लेते तो ए सी क्या होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के आता, तो वो गलती हो जाती। तो इससे क्या होगा कि ए सी 1 के लिए छोटा रहेगा और AC 2 के लिए ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेडियस का वही रेशियो है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, सिंपल था। नाउ ये हमने क्या कर लिया, एक्सेलरेशन वाला सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना। तो मैं इन शॉर्ट तुम्हें सारा रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या पढ़ाया, ठीक है, स्पेशली ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो हम देखो, सबसे पहले अगर मैं एक फिगर बनाऊं, ये सर्कल है और मेरा ये कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ये हमने रेडियस वेक्टर हो गया अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी बनाई मैंने। अब ये वेलोसिटी हो सकता है अगर सेम रहती है हर पॉइंट पर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यही अगर बदल जाए तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम नॉन यूनिफॉर्म, चलो ऐसा करते हैं, अभी ये क्या है, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब डायरेक्शन बदल रही है तो हमेशा इसके ऊपर क्या लग रहा होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं, इसकी बात करें ये, तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता रहेगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म का केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यही अगर हम बात करें, यही हम बात करें इसकी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो जाता है, ये हमारी रेडियस, ये रेडियस वेक्टर बना दिया मैंने, ये भाई हमारी, मैंने कहा कि V1 हो गई, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गई, ये V2 बना दिया मैंने वेलोसिटी, ठीक है, V1 और V2। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगता रहेगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, बट क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा, ठीक है। तो हमने सबसे, ये हमारा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म का केस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहला एक्सेलरेशन अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया यहाँ पे, तो वो पढ़ाया था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि मैंने क्या बताया था, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता था, अल्फा बताया था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी, या फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऐसे लिखो, डी ओमेगा अपॉन डी टी। सबसे पहला तुमने यही पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या करता था, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलता था, ये इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर और ओमेगा स्क्वायर आर के, ठीक है। इसका काम क्या है, ओनली चेंज डायरेक्शन, ओनली चेंज डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया थर्ड, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था, AT इज इक्वल टू dv अपॉन dt,
है ना, या फिर आर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये मैंने बताया। ये क्या करते थे, ये क्या करते थे हमारे, दिस इट चेंज changes the मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम लिख देते हैं स्पीड, लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, स्पीड को चेंज करता है। ओके, फिर फाइनली हमने चौथा एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन मेरा क्या था, दैट इज ए एन, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 एक्सेलरेशन होते हैं हमारे टोटल। इन्हीं एक्सेलरेशन में तो मास का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कुछ केसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को हम ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए, ऑब्वियसली हमारा हमेशा का टारगेट रहता है, मेरा टारगेट ये रहता है कि 1 आवर के अंदर कंप्लीट करूं, अंदर ही रखूं, मैं नीचे ही रखूं लेक्चर को, ठीक है, ताकि तुम उतना पार्ट पढ़ के उतने में बेस्ट क्वेश्चन करो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं एक साथ पढ़ा दूं फिर क्वेश्चंस ही ना हो पाए तो फिर क्या फायदा। तो फिर इतने जाओ, एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मिले ना आज सारे लगा दे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म जैसा भी सर्कुलर मोशन हो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही खड़ा होता है सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या करना है, इस लेक्चर को देखने के बाद सबसे पहले अपने सारे क्वेश्चंस लगा लेने, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा सा इजी है, जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कुछ केसेस करेंगे, बेंडिंग वगैरह के केसेस। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और बाकी तो तुम्हें पता है क्या करना होता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।